आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे इस भारत की विदेश नीति के सीरीज में, जिसके माध्यम से हम भारत की विदेश नीति की अवधारणा को वैश्विक परिदृश्य में समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा टॉपिक है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत की विदेश नीति के उद्देश्य और सिद्धांत के बारे में बात किया था। उस वीडियो में थोड़ी वॉइस की क्वालिटी को लेके कुछ इश्यूज आ गए थे, लेकिन वह यूनिट और उसमें जो बातें की गई है काफ़ी गंभीर है। उसको आप स्किप करके इस विषय में आगे मत बढ़िएगा। एक बार आप लोगों से निवेदन है कि आप भारत के उद्देश्य और सिद्धांत की जो अवधारणा है उसको जरूर समझ लीजिएगा उस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप उसके माध्यम से पूरे विदेश नीति की रूपरेखा को समझ सकते हैं। हम जिस भी देश के साथ भारत की विदेश नीति की अवधारणा का मूल्यांकन करेंगे, उसमें उसके सिद्धांत और उसके उद्देश्य की जो प्रासंगिकता है वह स्पष्टता से उभर कर आएगी। चलिए हम आज के अपने इस नए टॉपिक पर बात करें। उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा आने वाला जो भी वीडियो है आप तक आसानी से पहुंच पाए। संभव हो सके तो और लोगों को भी इस चैनल से जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, जिससे वह भी विषय को समझ पाए। चलिए हम बात करते हैं विषय के ऊपर, जिसमें से हमारा आज का टॉपिक है यूरोपीय संघ। चलिए, इस यूरोपीय संघ यानी इसको इंग्लिश में यूरोपीय यूनियन के रूप में भी समझा जाता है। यह एक काफी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है यूरोप के सभी स्वतंत्र देशों का। आपके सिलेबस में तीन क्षेत्रीय संगठनों की अवधारणा को समझने के ऊपर जोर दिया गया है, जिसमें से एक है यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन, और दूसरा है ब्रिक्स, और तीसरा है संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एस सी ओ। यूरोपीय संघ, ब्रिक्स और संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस वीडियो के माध्यम से हम यूरोपीय संघ की अवधारणा, इसके गठन, इसके इतिहास, इसके संगठन कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इसके क्या उद्देश्य हैं, कैसे यह काम करता है, और भारत की विदेश नीति में इसकी क्या प्रासंगिकता है या इसका क्या स्वरूप उभर के आता है, इसके सभी पहलुओं का हम मूल्यांकन करेंगे। देखिए, यूरोपीय संगठन या यूरोपीय यूनियन के ऊपर आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा शॉर्ट नोट्स आने की संभावना होती है। अगर इस पर कोई शॉर्ट नोट आता है तो आप जो हमने अपने इस पीपीटी में पीडीएफ के माध्यम से जो यूनिट को रखा है, उसकी उसी क्रम में आप विषय को एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिएगा, जिसमें से आप यूरोपीय संगठन के बनने से लेकर और वर्तमान समय में उसकी क्या भूमिका और प्रासंगिकता उभर के आई है, उसका संपूर्ण मूल्यांकन कीजिएगा। हमने यूरोपीय संगठन को चार अलग अलग भागों में बांटकर अध्ययन करने की कोशिश की है, जिसके माध्यम से आपको विषय काफ़ी आसानी से समझ पाए। हालांकि यह संगठन काफ़ी उतार चढ़ाव और काफ़ी प्रयासों के बाद उभर के आया है। यूरोपीय संगठन का काफ़ी लंबा इतिहास है, लेकिन हमने इस वीडियो के माध्यम से उसको काफ़ी संक्षेप करके एक सरल शब्दों में उसको व्यक्त करने की कोशिश की है, जिसके माध्यम से आप यूरोपीय संगठन की अवधारणा को भारत की विदेश नीति के संदर्भ में समझ पाए। देखिए, चलिए हम बात करते हैं यूरोपीय संगठन के इतिहास और विकास पर। यहाँ पर हम बार बार एक शब्द यूज कर रहे हैं यूरोपीय संगठन, लेकिन आपके सिलेबस में जो दिया गया है वह है यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ। तो यह जो है ना, यूरोपीय संगठन से होते हुए एक विकास की प्रक्रिया है, जिसके बाद वह 1992-93 में यूरोपीय संघ में प्रस्तुत होता है, परिवर्तित होता है और एक संस्था के रूप में उभर के आता है। यह यूरोप के देशों का एक संगठन है, जिसको आप क्षेत्रीय संगठन के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। यह एक अधिराष्ट्रीय संस्था के रूप में उभर के आता है, सुपर नेशनल इंस्टीट्यूशन के रूप में, जो जिसको आप न तो परिसंघ के दायरे में रख सकते हैं, न तो संघ के दायरे में रख सकते हैं, न ही एक यह देश के दायरे में रख सकते हैं। यह यूरोप के जो स्वतंत्र देश हैं, उनका एक आपस का सहयोग संगठन है,
आपस के विकास करने के लिए बनाया गया यह संगठन है, और जिसकी प्रासंगिकता वैश्विक लेवल पर एक सबसे मजबूत संगठन के रूप में उभर कर आती है। इस संगठन की आवश्यकता यूरोप के देशों को क्यों पड़ी, इसको समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसमें जो इतिहास है, आप यूरोप के इतिहास को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो यूरोप की जमीन रही है, यूरोप के जो देश रहे हैं, वह सबसे ज़्यादा युद्ध लड़े हैं और उनमें सबसे ज़्यादा संघर्ष हुआ है। आप प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद से नाजीज्म, फासिज्म, उसके बाद से आप देख रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद से देख रहे हैं किस तरीके से शीत युद्ध का दौर, ये आपका गुटों का निर्माण, ये कई सारी चुनौतियां इस यूरोप के देशों को झेलने को मिली है। लेकिन बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है, तो यूरोप के जो देश हैं, सभी मिलकर एक चिंतन करते हैं कि हमें युद्ध न करके एक ऐसे सहयोग संगठन का निर्माण करना चाहिए, एक ऐसे सहयोग संगठन का विकास करना चाहिए जिसके माध्यम से हम आपस में विकास कर सकें, अपने संसाधनों का सही से उपयोग कर सकें। तो यह एक आपसी समझौते के ऊपर बनाया गया संगठन है, जो पूरे यूरोप को यूनाइट करने के ऊपर जोर देता है। और यहीं से इसकी मूल अवधारणा उभर के आती है, जो सभी स्वतंत्र यूरोपीय राज्यों के एक संगठन के रूप में उभर कर आता है। जब आप इसके इतिहास और विकास पर नजर डालेंगे, तो दो थिंकर्स इसमें सबसे प्रमुखता से उभर के आते हैं। एक है विक्टर ह्यूगो, जिन्होंने एकीकृत यूरोप का विचार दिया है। उनका कहना था, विचार था कि हम पूरे यूरोप को एक यूनाइट देश के रूप में, एक संगठन के रूप में एस्टेब्लिश करें, तो यह काफी प्रासंगिक होगा। दूसरा एक नाम है जीन मोनेट का, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूरोप के रूप में एक इसका एक सपना देखते हैं, इसकी एक कल्पना करते हैं, और उन्हीं के विचारों के आधार पर एक समर्थन मिलता है, एक बल मिलता है यूरोपीय संगठन के निर्माण के रूप में। जब आप यूरोपीय संगठन के इतिहास पर नजर डालेंगे, तो यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही इसकी शुरुआत हो जाती है, और यह कई चरणों में उभर के आता है, जिसको हम काफी संक्षेप में इसको समझाने की कोशिश किया है। जैसे 1952 में यूरोप में कोयला और इस्पात का एक कलेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके, जो वहाँ के प्राकृतिक संसाधन है यूरोप के, उसको एकत्रित करके, संगठित करके एक उद्देश्य के माध्यम से पूरे यूरोप के विकास में उसका उपयोग हो सके, उसके उद्देश्य के साथ एक संस्था बनाई गई थी 1952 में, यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय के नाम से। इसमें बेसिकली प्रारंभ में 6 देश थे, 6 देश यूरोप के, जिन्होंने इस संगठन का निर्माण किया, जो वहाँ के प्राकृतिक संसाधन है और जो कोयला है, इस्पात है, उसको आप अपने डेवलपमेंट में लाने की के ऊपर जोर दिया। और यह जो अवधारणा है यूरोपीय कोयला एंड इस्पात समुदाय का, काफी प्रचलित हुआ, काफी लोकप्रियता मिली, और यूरोप के जो और भी देश थे, इससे प्रभावित होते हुए चले आए। दूसरा इसमें एक बहुत बड़ा पड़ाव है 1992 का, फरवरी का, maastricht संधि। जब आप 1952 से लेकर 1992 के बीच के दौर में देखते हैं, तो इसमें यूरोप के सभी देश, कभी कोई देश जुड़ के आता है, कभी कोई देश इससे प्रभावित होता है, कभी कोई देश जुड़ते हुए आता है। यह काफी एक लंबी इतिहास प्रक्रिया है, जिसमें से यूरोप के देश इस संगठन से प्रभावित होते हुए जुड़ने की प्रक्रिया करते हैं। हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, लेकिन आप इस दो घटनाओं का जरूर मेंशन कीजिएगा। एक 1952 में, जो सबसे पहले यूरोपीय कोयला इस्पात के रूप में एक संगठन बना 6 देशों का, जो वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को इकट्ठा करके यूरोप के हित में उपयोग करने के ऊपर जोर दिया। और उसी की सफलता के बाद यूरोप के देश थे, इस संगठनों से प्रभावित होते गए और इसमें शामिल होने के ऊपर जोर दिए। 7 फरवरी 1992 में एक संधि हुई, जिसको maastricht संधि कहते हैं, और यहीं से यूरोपीय संघ की नींव पड़ी। जो यूरोपीय यूनियन है, जो नाम है, वह इसी संधि से उभर के आया, और 1 नवंबर 1993 को, 1993 को यह संधि लागू हुआ, और यूरोपीय संघ वास्तविक रूप से वैश्विक परिदृश्य में उभर कर आता है।
जिसको हम इस देश कालक्रम को उसके स्थापना दिवस के रूप में जानना शुरू कर देते हैं। और यहीं से यूरोपीय यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, एक संगठन के रूप में वैश्विक रूप से उभर कर आ रहता है। इसके विकास क्रम में एक और संधि हुई है 2007 में, लिस्बन की संधि, जो यूरोपीय यूनियन को एक संवैधानिक मान्यता देने की ऊपर जोर देता है यूरोपीय देशों के भीतर, जिसके माध्यम से यह संगठन को और मजबूत किया जा सके। इस संगठन की जो सदस्य संरचना है उसके ऊपर आप देखेंगे तो 2020 तक इसके पूरे सदस्यों की संख्या 28 देशों के शामिल होने तक पहुंच गई थी। लेकिन 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन में जो उसका जनमत संग्रह हुआ और वहां के जो लोगों ने डिसाइड किया कि हमें यूरोपीय यूनियन से बाहर निकल के अपने एक स्वतंत्र रूप से अपनी भूमिका निभानी है, उसके बाद इस देश यूरोपीय यूनियन की जो सदस्य संख्या है वह 27 हो गई है। इसमें अब वर्तमान में जो प्रमुख देश हैं वह है ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्तोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन और क्रोएशिया वर्तमान के इसके सदस्य देश हैं। आपको पूरे देशों का नाम नहीं याद रखना है, जितना नाम याद आए आप उसको मेंशन करके इत्यादि के रूप में आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जो इसकी मूल अवधारणा है उसको जरूर आप बताने की कोशिश कीजिएगा, एक इंट्रोडक्शन के रूप में, एक यूरोपियन यूनियन के निर्माण और उसके विकास के रूप में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यूरोपियन यूनियन कैसे काम करता है, कैसे वह संचालित होता है उसके ऊपर। देखिए, यूरोपीय यूनियन जो है संगठन है, यह भी एक संस्था के रूप में काम करता है और यह संप्रभु राज्यों का एक संघ है। जितने भी यूरोप के जो देश हैं, स्वतंत्र देश हैं, उनका यह एक संगठन है जिसका एक अपने संसद है। इसमें एक अपनी संसद का निर्माण भी किया गया है जो इसके सभी विधायी कार्यों को देखता है। जो यूरोपीय यूनियन है वह बेसिकली 3 संस्थाओं के माध्यम से अपने कार्यों का संचालन करता है और उसकी भूमिका को निभाता है। उसमें से जो पहला संस्था है यूरोपीय परिषद, सबसे मजबूत संस्था है जिसके माध्यम से इसके सारे काम काजों का संचालन किया जाता है, इसकी गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाता है। और दूसरी संस्था है यूरोपीय आयोग और तीसरा संस्था है यूरोपीय न्यायालय। तो जो यूरोपीय परिषद है इसकी स्थापना 1974 में की गई। इसके जो सदस्य होते हैं वह 15 सदस्य होते हैं और इनका जो चुनाव होता है, जो इसके सदस्यों का चुनाव होता है यूरोपीय संसद में, यूरोप इस संस्था को चलाने के लिए जो यूरोपीय यूनियन के जो सदस्य देश हैं उनके देशों से निर्वाचित लोगों की एक सीट निर्धारित है और उसी में उनका चुनाव होता है। और इसी संदर्भ में यूरोपीय परिषद है, इसकी जो प्रमुख, इसका जो मुख्यालय है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है, जैसा कि आप पीडीएफ में देख पा रहे हैं। और इसका जो सबसे प्राथमिक काम है वह न्याय और आंतरिक मामलों को देखरेख करना है। यूरोप के जो देश हैं उनके जो आंतरिक मामले हैं, व्यापार से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित, लोगों के हित से संबंधित, निवेश से संबंधित, आपसी सम्मान से संबंधित, जो उनका इंटरनल इश्यूज है उसका देखरेख करने की ये संस्था है। एक तरीके से यह पार्लियामेंट के रूप में अपनी भूमिका निभाती है। दूसरी संस्था है जिसके माध्यम से यूरोपीय संघ अपना काम करता है, वह है यूरोपीय आयोग। इसके जो सदस्य देश हैं, सदस्यों की संख्या है वह है 20 और इसका जो मूल काम है संधियों का संरक्षण करने की संस्था है। देखिए, यूरोपीय यूनियन एक समझौता है यूरोपीय देशों का, यूरोप के देशों का, उनके बीच में एक संधि हुई है जो मैट्रिक संधि है, लिस्बन संधि है, उसमें एग्रीमेंट है और उसी एग्रीमेंट के आधार पर ये सभी देश एक दूसरे से जुड़कर इन संगठन का निर्माण हुआ है। तो जो यूरोपीय आयोग है इन्हीं संधियों के संरक्षण का काम करता है, इसको बचाने का काम करता है कि कोई देश जो संधि हुई है, व्यापार से संधि, आयात निर्यात से संधि, आपसी सीमाओं को समाप्त करके एक परस्पर सहयोग की संधि, उसका कोई उल्लंघन न करे
और इसमें ये संस्था का प्रमुख उद्देश्य है यह देख रेख करना कि किसी देश को नुकसान ना हो या किसी देश का वर्चस्व ज्यादा उभर कर न आए किसी दूसरे यूरोपीय देश के ऊपर। और इसमें तीसरी संस्था है एक न्यायालय के रूप में, जिसमें दो न्यायालयों की स्थापना की गई है। पहला न्याय का न्यायालय जो जस्टिस को देखता है, और दूसरा है लेखा परीक्षा का न्यायालय जो उसके अकाउंट को जस्टिफाई करता है। और इसी के साथ साथ जो उसकी जो मुद्रा है यूरो, उसको संचालित करने का काम, राजस्व का काम, जो मुद्रा का काम करने के लिए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई है जिसका नाम है यूरोपीय केंद्रीय बैंक। और इसकी भी भूमिका यूरोपीय संघ में काफी प्रासंगिकता से उभर कर आती है। ये रहा आपका पूरा यूरोपीय यूनियन की संरचना, उसका इतिहास और निर्माण का स्वरूप। इसमें से आपको जो सबसे प्रमुख समझना है कि यूरोपीय यूनियन की जो स्थापना की गई है उसका मूल उद्देश्य क्या है, वह किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यूरोपीय संघ की स्थापना की गई है या उसका निर्माण किया गया है। तो इसमें हमने कुछ पॉइंट को हाईलाइट करने की कोशिश किया है जिसके माध्यम से आप यूरोपीय संघ के उद्देश्य को समझ पाए। तो इसमें से पहला उद्देश्य है इसका यूनियन के जो नागरिक हैं, जो यूरोपीय यूनियन के यूरोपों के जो देश के नागरिक हैं, उनके बीच में शांति और कल्याण के प्रावधान को लागू करना। इनके बीच में अशांति न हो, युद्ध की स्थिति न हो, तनाव की स्थिति न हो, क्योंकि आप जानते हैं कि यूरोप सबसे ज्यादा युद्धों से प्रभावित रहने वाला हिस्सा है पूरे ग्लोबल परिदृश्य में। दो दो विश्व युद्ध यूरोप ने देखा है, सबसे ज्यादा यहाँ पर आर्थिक क्षति हुई है। और यूरोपीय यूनियन के बनाने का पीछे का उद्देश्य यह भी है कि जो युद्ध की स्थिति है उसको टालकर शांति और कल्याण की दिशा में आगे बढ़ा जाए। तो इस उद्देश्य के साथ यूरोपीय यूनियन का की स्थापना उभर के आती है, उसकी प्रासंगिकता उभर के आती है। दूसरा इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य है सदस्य देशों के सुरक्षा, सम्मान और न्याय की वकालत करना। ये इसके 27 देश हैं, 28 थे ब्रिटेन, काफी महत्वपूर्ण देश इससे बाहर हुआ है, काफी स्ट्रॉन्ग देश। हालांकि इसके बाद भी यूरोपीय यूनियन की सबसे ज्यादा भूमिका है, प्रासंगिकता है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा जीएस में अगर कहीं कि 2012 में यूरोपीय यूनियन को नोबेल प्राइज भी दिया गया था शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में, पीस का सॉरी। तो इस तरीके से इसकी प्रासंगिकता उभर के आती है। सदस्य देशों के सुरक्षा और सम्मान की के ऊपर सबसे ज्यादा इसका प्राथमिकता है। एकल बाजार व्यवस्था के ऊपर इसका सबसे ज्यादा जोर है। जो यूरोप के 27 देश हैं उसमें एक आपसी आयात निर्यात, एक बाजार व्यवस्था, बिना किसी सीमाओं के रोक के, बिना किसी बाधाओं के, बिना किसी वीजा, पासपोर्ट और इन सारे प्रोटोकॉल के एकल बाजार व्यवस्था की स्थापना करने के ऊपर जोर देता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोपीय यूनियन का एक अपना मुद्रा भी है जिसको आप यूरो के रूप में जानते हैं, और इसी मुद्रा के माध्यम से इस बाजार व्यवस्था की एक्टिविटी को संचालित किया जाता है, गतिविधियों को संचालित करने के ऊपर जोर दिया जाता है। अगला इसका प्रमुख उद्देश्य है जो यूरोपीय यूनियन के देश हैं, इससे जुड़े हुए सदस्य देश हैं, उनका विकास करना, उनका आर्थिक संतुलन बनाए रखना, उसका आर्थिक वृद्धि करना, मूल्यों की स्थिरता पर काम करना और पूर्ण रोजगार पर जोर देना जो इनके नागरिक हैं। मतलब एक तरीके से एक आपसी कोऑपरेशन के आधार पर एक डेवलपमेंट की बात करने के ऊपर यूरोपीय यूनियन जोर देता है, और जो अपने नागरिकों के विकास, संतुलन, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इसके सबसे प्राथमिकता में रहती है। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास पर इसका काफी जोर होता है। आर्थिक और मौद्रिक संघ की स्थापना करना जिसका मुद्रा यूरो है, और इसके माध्यम से वाणिज्यिक और व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करना। आपस में जो व्यापार है उसको मजबूत करना यूरोपीय यूनियन का सबसे प्रमुख प्रासंगिकता है और इसका उद्देश्य है। मानवीय सहयोग को बढ़ावा देना, मानवाधिकार की रक्षा करना, पर्यावरण को मजबूत करना, पर्यावरण की सुरक्षा करना। ओजोन परत को लेकर जो चिंता व्यक्त की गई थी उसमें यूरोपीय यूनियन की काफी भूमिका उभर के आई कि हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं। तो इन सारे मुद्दे को लेकर
यूरोपीय यूनियन की काफी प्रासंगिकता उभर के आती है और यूरोपीय यूनियन का अपना प्रमुख उद्देश्य है अपने सदस्य देशों के इन हितों को पूरा करने को लेकर। तो इस संदर्भ में आप इस कॉन्सेप्ट को मूल्यांकन कीजिएगा और इसको व्याख्या कीजिएगा। लास्ट का यूनिट आप जरूर भारत के संदर्भ में व्याख्या करने की कोशिश कीजिएगा, चाहे वह यूरोपीय यूनियन के संदर्भ में बात कर रहे हो, ब्रिक्स के देश के संदर्भ में बात कर रहे हो, ब्रिक्स संगठन के, या एससीओ के संदर्भ में बात कर रहे हो, क्योंकि आपका जो यह सिलेबस है वह भारत के विदेश नीति के संदर्भ में बात कर रहा है। वैश्विक दौर में, वर्तमान दौर में भारत की विदेश नीति में क्या इसका स्वरूप उभर के आया है, उसमें आपको यूरोपीय यूनियन को समझना है। तो आप यूरोपीय यूनियन को भारत की विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक। इसमें से हमने कुछ पॉइंट को हाईलाइट करने की कोशिश किया है कि भारत में यूरोपीय यूनियन के संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत ने यूरोपीय यूनियन संघ को एक दूतावास की मान्यता दी है, एक आयोग के रूप में एक मान्यता दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी देश किसी दूसरे देश के साथ आपसी संबंध को मजबूत करने के लिए वार्ता को, जो कम्युनिकेशन है उसको बनाए रखने के लिए, आपसी सहयोग के लिए दूतावास को लाता है देश और देश के बीच में। जैसे आप नई दिल्ली में देख सकते हैं, जो पार्लियामेंट के चारों तरफ बहुत सारे दूतावास है पूरे विश्व के देशों का, वैसे ही यूरोपीय संघ को यूरोपीय यूनियन के दूतावास की भी मान्यता दी गई है। यह एक बहुत बड़ी बात है भारत के लिए, ताकि भारत अपनी विदेश नीति का यूरोपीय संघ के साथ एक सही से संचालित कर सके, क्योंकि यूरोप में यूरोपीय यूनियन की काफी प्रासंगिकता है जो इन सभी देशों को मिलकर बनाया गया है। उसके साथ साथ वाणिज्यिक क्षेत्र में यूरोपीय यूनियन की भारत में सबसे बड़ी साझेदारी है। व्यापार के क्षेत्र में यूरोप भारत का काफी भागीदारी है। इसके साथ साथ कई सारी परियोजनाओं का संचालन यूरोपीय यूनियन के सहयोग से किया जा रहा है भारत में। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भारत अपनी विदेश नीति बनाता है, चाहे वो रसिया से बना रहा है, अमेरिका से बना रहा है, इजराइल से बनाता है, फिलिस्तीन से बनाता है, अफगानिस्तान से भी बनाता है, तो भारत इसमें एक एक विकासात्मक संदर्भ को लेके आता है। उसी संदर्भ में यूरोपीय यूनियन के साथ भी आप देखेंगे कि यूरोपीय यूनियन के कई सारे प्रोजेक्ट भारत में भी संचालित हो रहे हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता को दूर करने के लिए, पर्यावरण पुनर्वास के ऊपर, कृषि के विकास के ऊपर, प्राथमिक शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य की शिक्षा के ऊपर इत्यादि से जुड़ी हुई कई सारी परियोजनाएं भारत में भी यूरोपीय यूनियन के नेतृत्व में सहयोग से संचालित की जा रही है। इसके साथ साथ भारत में यूरोपीय यूनियन के फंड से संचालित होने वाले कुछ ये निम्न परियोजनाएं हैं, जिसको हमने उदाहरण के रूप में यहाँ पर शामिल किया है। इसको भी आप जरूर मेंशन कीजिएगा। जैसे आंध्र प्रदेश, केरल और उड़ीसा में जो सिंचाई परियोजनाएं हैं बहुत सारी छोटी छोटी, उसका निर्माण और उसका संचालन यूरोपीय यूनियन के फंड से किया जा रहा है। दून घाटी में जो जल प्रवाह का प्रबंधन है, यह हरियाणा की अरावली पहाड़ियों की भूमि का पुनर्वास करना, पुनर्वास करना। एड्स एक वैश्विक महामारी है, इसके रोकथाम के लिए जो भारत काम करता है, उसमें यूरोपीय यूनियन का काफी गंभीर सहयोग है, काफी गंभीरता से और प्राथमिकता से उसका सहयोग उभर के आ रहा है। इसके साथ साथ 2000 में लिस्बन में भारत ने प्रथम यूरोपीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसका नेतृत्व हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लाने में, उसकी प्रक्रियाओं को मजबूत करने में यूरोपीय यूनियन के साथ भारत की काफी प्रासंगिकता रही है। इसके साथ साथ हाल के समय में आप देखेंगे भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच के जो संबंध है विदेश नीति के रूप में उभर कर जो आता है, उसमें शांति की स्थापना, रोजगार का सृजन, आर्थिक विकास की दिशा में भारत के साथ इसका काफी गहरा संबंध है। यूरोपीय यूनियन का भारत यूरोपीय यूनियन के बीच में साझा प्राथमिकताओं पर काफी जोर दे रहा है। सतत विकास के एजेंडे के लिए 2030 के क्रियान्वयन के सहयोग को मजबूत करने के ऊपर जोर है, जिसके माध्यम से इसको पूरा किया जा सके। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में द्विपक्षीय व्यापार निवेश समझौता भी किया गया है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच में एक द्विपक्षीय व्यापार निवेश समझौता, बीटीआईए, बीटीआ, यह भारत और यूरोप के मध्य मुक्त व्यापार समझौता
के रूप में उभर के आया है, जिसकी शुरुआत 2007 में की गई है। हाल के भी समय में जब आप देखेंगे वर्तमान समय में, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार के संदर्भ में विदेश नीति रही हो, या मोदी गवर्नमेंट में जो भारत की विदेश नीति रही हो, इन सभी सरकारों में भी यूरोपीय संघ के साथ भारत की विदेश नीति को काफी प्राथमिकता दी गई है, जिसके माध्यम से यूरोपीय संघ के सहयोग से भारत अपने विकास को कर सके, अपने स्थिति को मजबूत कर सके और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान को बनाए रख सके। तो इस तरीके से आप अगर यूरोपीय यूनियन से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आता है शॉर्ट में, तो आप इसके पूरे स्वरूप को, कि यूरोपीय यूनियन क्या है, इस संगठन का इतिहास क्या है, इसका विकास कैसे हुआ है, यह संगठन कैसे काम करता है, किन किन संस्थाओं के माध्यम से, यूरोपीय संघ का क्या मूल उद्देश्य है जिसके आधार पर उसका निर्माण हुआ है, और चौथा कि भारत के विदेश नीति में यूरोपीय यूनियन का, यूरोपीय संघ का क्या प्रासंगिकता उभर के आती है। इसको आप जरूर मूल्यांकन कीजिएगा और निष्कर्ष में इन सारे बातों को कंक्लूड करके आप आंसर को बाइंड अप कर दीजिएगा। इस तरीके से आप यूरोपीय यूनियन से जुड़ा हुआ एक गंभीर क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में आप लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप काफ़ी आसानी से इस यूनिट को समझ पाए होंगे। काफ़ी डिफिकल्ट है यह, जब आप इसको पढ़ेंगे। बहुत सारी इसमें डाटाएं हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट है, विकास है, जो एक चुनौती भी उभर के आती है, जिसको हमने काफ़ी सरल तरीके से आप तक लाने की कोशिश की है। आई होप आपको यह यूनिट समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आप इसके माध्यम से आप विषय को समझने की कोशिश कीजिए और चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले यूनिट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।